आइए आज बात करते हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानी नमक पर। और कहानी में जाने से पहले थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं उर्दू की मशहूर कहानीकार रज़िया सज्जाद ज़हीर के बारे में। उनका जन्म हुआ 15 फरवरी 1917 को अजमेर राजस्थान में। अजमेर राजस्थान में ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। उनका बीए इलाहाबाद से हुआ और उन्होंने उर्दू में ही अपनी रचनाएं की। उनकी प्रमुख रचनाएं जर्द गुलाब, जो कि उनका उर्दू कहानी का संग्रह है, उसमें संग्रहित हुई। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार उनको मिला और अखिल भारतीय लेखिका संघ का अवार्ड भी उनको प्रदान किया गया। इसके अलावा उर्दू कहानी जगत में वो एक बड़ी शख्सियत के रूप में सामने आई। 18 दिसंबर 1979 को उनका निधन हुआ। तो बच्चों, मूलतः तो वे उर्दू की कथाकार हैं, लेकिन उनकी कथाओं में वे मानवीय संवेदनाओं को इतनी पुरजोर तरीके से उठाती हैं कि वे केवल उर्दू की कहानीकार न रहकर कई अन्य भाषाओं में भी उनकी कहानी का अनुवाद हुआ। और आप तो जानते हैं कि उर्दू और हिंदी में भाषा का ज़्यादा फर्क नहीं है, लिपि का फ़र्क है। तो उनकी कई कहानियाँ उर्दू से देवनागरी लिपि में लिप्यांतरित भी हुई। खैर, वो 1947 में अजमेर से लखनऊ आई। उनकी शादी हुई उसके बाद और महाविद्यालय में पढ़ाने का कार्य करने लगे। उन्होंने कई कहानियाँ लिखी, कई उपन्यास लिखी और उर्दू में मूल रूप से बाल साहित्य उन्होंने बहुत लिखा। बच्चों के लिए कहानी लिखना उन्हें पसंद था और उनकी कहानी में एक संदेश भी होता था जो बच्चों के मन पे असर डालता था। उनकी जब भाषा की हम बात करें तो सरल, सहज, मुहावरेदार, कुल मिला के बच्चों और बड़ों और पाठकों को आकर्षित करने वाली सुंदर सहज भाषा वे लिखती रही हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानी नमक के बारे में। नमक कहानी दो मुल्कों में रहने वाले आवाम के दिलों में बसी मोहब्बत की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे सरहदें या सीमाएं लोगों के दिलों को कभी भी जुदा नहीं कर सकती। चलिए आपको बताती हूँ इसके प्रमुख पात्रों के बारे में। इसमें एक बुजुर्ग महिला की पात्र हैं जिन्हें सिख बीबी के नाम से लोग पुकारते हैं। और इस कहानी की जो प्रमुख नायिका है वो है सफ़िया। सफ़िया ही वो लड़की है जो पूरी कहानी को बांध कर लेकर चलती है और इसी के दिलों में प्रश्न उठते हैं। तो सफ़िया इस कहानी की नायिका है। सफ़िया के भाई जो कि पुलिस के बड़े ऑफिसर हैं, वे भी एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। जब सफ़िया भारत से पाकिस्तान जाती है तो पाकिस्तानी कस्टम का ऑफिसर वो एक पात्र हैं और जब वो पाकिस्तान से भारत आती तो भारत के कस्टम का एक ऑफिसर जो ढाका में जिनका जन्म हुआ था वो एक प्रमुख पात्र हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 4 से 5 ही पात्र हैं। बहुत ज़्यादा पात्रों की भीड़ नहीं है, लेकिन ये 4-5 पात्र ही भारत, पाकिस्तान और ढाका तीनों मुल्कों की आवाम, तीनों मुल्कों के लोगों और उनकी मोहब्बत को प्रदर्शित करते हैं। तो मैं अब आपको कहानी बताती हूँ। कहानी नमक, जिसे रज़िया सज्जाद ज़हीर ने लिखा है, उसका कथानक ऐसा है। सफ़िया कहीं जगराते में जाती है। वहाँ पर उसे एक भारी भरकम जिस्म की छोटी छोटी चमकदार आँखों वाली, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी से जगमगाहट है, जिनका चेहरा जैसे खुली किताब की तरह है और जो
वैसा सफ़ेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ती हैं जैसा सफ़िया की अम्मी मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। ये है सिख बीबी। सिख बीबी का जो डील डॉल है वो सफ़िया को उसकी अम्मी की याद दिलाता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि कभी कोई हमें अपना लगने लगता है और उसके लिए जाने अनजाने हमारे दिल में एक नरमी या एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। और जब हमारे दिल में किसी के लिए प्रेम उत्पन्न होता है तो सामने वाले के दिल में भी होता है। तो सफ़िया सिख बीबी को प्रेम से देख रही थी और सिख बीबी ने सफ़िया के बारे में जानना चाहा। उन्होंने उस घर की बहू को बुलाया और पूछा कि ये बच्ची कौन है। उन्होंने बताया कि ये सफ़िया है। इसका पूरा परिवार पाकिस्तान में है और कल ही ये लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने। जैसे ही लाहौर का नाम सुना सिख बीबी ने उन्होंने इशारे से सफ़िया को बुलाया और लाहौर की बातें करने लगी। उन्होंने कहा कि लाहौर कितना प्यारा शहर है, लोग कैसे खूबसूरत हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन हैं, सैर सपाटों का बड़ा शौक है उन्हें, बड़े रसिया हैं और जिंदा दिली की तस्वीर पेश करते हैं लाहौर के लोग। जब सफ़िया ने पूछा आपको लाहौर से इतनी मोहब्बत क्यों है, तब सिख बीबी ने बताया कि साडा लाहौर। बच्चों, हमारा लाहौर को पंजाबी में साडा लाहौर कहते हैं और बार बार सिख बीबी अपने लाहौर को साडा लाहौर कहकर संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं वही की हूँ, वो तो बाद में हम इस मुल्क में आ गए, पर अभी भी उनका हृदय लाहौर के लिए धड़कता है। जब सफ़िया और सिख बीबी के अपनापन का दौर आगे बढ़ा तो सफ़िया ने पूछा, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। सिख बीबी ने कहा, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ पर हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। और जब वो लाहौर के बारे में बोलने लगी तो उनकी आंखों से कुछ दूधिया सितारे उनकी आंचल में समा गए। ये भाषा है रज़िया जी की कि उन्होंने आंखों के आंसू के लिए दूधिया सितारे शब्द का प्रयोग किया। खैर, ये भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहा। रात को 11 बजे करीब जब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ और सफ़िया ने सलाम किया तो सिख बीबी ने उसे अपनी दुआओं से नवाजा। सफ़िया ने पूछा कि आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दें। और इसके जवाब में सिख बीबी ने कहा कि अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। इस हुक्म को सिर माथे पर धारण करके सफ़िया पाकिस्तान लाहौर अपने भाई भतीजों दोस्तों के पास पहुंच गई। क्योंकि वह बहुत दिनों में बल्कि कई सालों में आ पाती थी पाकिस्तान, तो पहुंचते साथ ही उसकी जो आओ भगत खातिरदारी हुई वो उसमें डूब गई। 15 दिन दावतों में, जिमखानों में और अपने दोस्तों से मिलने में ख़त्म हो गए। भाई भतीजों के बीच पता ही नहीं चला कि आज उसका आखिरी दिन है। जब लौटने का सामान जमाने लगी तब उसे लाहौरी नमक की याद आई। उसने अपने भैया से, जो कि एक बड़े पुलिस के ऑफिसर थे, उनसे पूछा, क्यों भैया, क्या नमक ले जाया जा सकता है? उसके भैया ने हंसकर कहा, नमक?
नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आपके हिस्से में तो बहुत नमक आया। सफिया ने कहा, ये हिस्से बकरे की बातें मैं नहीं जानती, मुझे बस थोड़ा सा लाहौरी नमक चाहिए अपनी अम्मी के लिए। ये बात भाईजान को समझ ही नहीं आई कि उनकी अम्मी की मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी थी। उसने फिर टोका, कौन सी अम्मी? सफिया ने कहा, मेरी अम्मी। भाई और बहन की बहस चल पड़ी। बहन नमक ले जाना चाहती थी सिख बीबी के लिए, क्योंकि वह उनसे वादा करके आई थी और वह उनके दिल को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। और भाई परेशान था कि बहन यदि कस्टम से नमक ले जाएगी और कहीं पकड़ी गई तो। भाई ने समझाते हुए कहा, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। सूफिया ने कहा, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा कर ले जाऊंगी? अरे भाई, मैं तो दिखा कर ले जाऊंगी, जता कर ले जाऊंगी। भाई ने समझाते हुए कहा, भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। सफिया गुस्सा हो गई। उसने कहा, अरे कानून कानून फिर वही कानून। क्या सारे कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान ही हैं, कोई मशीन नहीं। भाई ने कहा, हाँ हाँ, मशीन तो नहीं है पर कोई शायर भी नहीं है। सफिया ने कहा, हाँ भाई, शायर नहीं हैं, वे करें अपनी ड्यूटी, उन्हें ड्यूटी करने से कौन रोकता है? ये चंद पैसों का नमक है, कोई सोना चांदी तो नहीं है, कोई स्मगल की हुई चीज़ तो नहीं है, कोई ब्लैक मार्केट का सामान तो नहीं है। क्या वे इंसानियत में इतना भी नहीं समझेंगे? भाई ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि बाजी, अब आपको कौन समझाए, आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा घुमा हुआ होता है। बाजी ने कहा कि काश कस्टम वाले ड्यूटी करने के बजाय थोड़ी इंसानियत दिखाएं और काश इस दुनिया में सभी लोग थोड़े से अदीब हो जाएं। यहाँ पे बच्चों, अदीब शब्द जिसका बार बार प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है पढ़ा लिखा, साहित्य प्रेमी, साहित्यकार, जिसे हम हिंदी में बुद्धिजीवी और इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल कहते हैं, उसे ही उर्दू में अदीब कहा गया है। सफिया ने कहा कि यदि सारी दुनिया हम अदीबों की तरह थोड़ा सा घूम जाए तो ये दुनिया रहने के लिए और सुंदर जगह बन जाएगी। खैर, भाई बहन की बहस हुई। भाई समझाकर हार गया और बहन ने ठान लिया कि मैं नमक लेकर जाऊंगी। जब वो रात को अपने कमरे में गई और सभी सामान को जमा कर रख कर बिस्तर पर बैठी तो उसे एक तरीका सूझा इस नमक को ले जाने का। उसने कस्टम में आते समय देखा था कि जब लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे तो केले का फल लेकर जा रहे थे और जब पाकिस्तान से भारत जा रहे थे तो कीनू का फल लेकर जा रहे थे। कीनू जो माल्टे और संतरे दोनों का मिला जुला रूप है और जो भारत में बहुत पसंद किया जाता है अपनी नरम, मुलायम और मीठे कलेवर के कारण, तो कीनू सफिया भी ले जा रही थी जिसे उसके दोस्त ने तोहफे में दिया था। उसने तुरंत कालीन में पूरे फल बिखेर दिए और फलों की टोकनी के नीचे में नमक, लाहौरी नमक को रख दिया। उसके ऊपर बड़े सलीके से उसने पूरे फल सजा दिए, इस खूबसूरती से सजा दिए कि अब
सिर्फ उसे ही पता था कि इस फल के नीचे नमक है। कहीं से भी नमक नहीं दिख रहा था, ऊपर केवल कीनू दिख रहा था। जब सब जमा कर वह सोने गई तो उसे एक सपना आया। सपने में उसे उसके भाई भतीजे हंसते हुए दिखे। बच्चों की हंसी खिलखिलाहट में उसके किसी भतीजे ने उससे प्रश्न किया कि बुआ आप जा रही हैं, अब कब लौटेंगी? उसने जवाब दिया कि बेटा 1 साल के बाद, या शायद कभी नहीं। उसे सीढ़ी पर 2 आकृतियां दिखाई दी जो शायद उसके अम्मी अब्बा की आकृतियों से मिलती जुलती थीं, और वो आकृतियां जैसे उसे कुछ कहना चाह रही थी। वो झटके से उठ बैठी और उसने ये तय किया कि ये नमक वो छुपाकर चुराकर नहीं ले जाएगी। ये प्रेम की सौगात वो बताकर जताकर ले जाएगी। और उसने उस नमक के पैकेट को निकालकर अपने हैंडबैग में डाल दिया। अगले दिन बड़ी भावभीनी विदाई मिली उसे। सब ने बड़े प्रेम से उसे विदा किया। उसके भाई साहब उसे छोड़ने भी गए। वो जैसे ही कस्टम अधिकारियों के पास पहुंची, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि इससे पहले मेरी चेकिंग हो, मैं स्वयं ही जाकर बता देती हूँ कि मैं ये नमक का पैकेट लेके जा रही हूँ। एक लंबे से शख्स उसे दिखाई दिए जो कस्टम के ऑफिसर जान पड़ते थे। वो सोच रही थी कि 2 मुल्क है, उसमें लोगों के बीच इतना प्यार है, प्रेम है, और बीच में है ये एक सरहद। साथ में है लोहे की नोकदार छड़ों का जंगला, जिसे कहते हैं कस्टम, जिसमें से वो पार लेके जाना चाह रही थी वो कीनू का फल, जो उसके दोस्त ने ये कहकर दिया था कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। वो ऑफिसर जो कस्टम में थे, उनके पास जाकर उसने कहा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कहा, मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं। अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। उसने कहा, जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने यहाँ आई थी। आप कहाँ के हैं, किस तरफ के हैं, और यहाँ कब से बसे हैं? उन ऑफिसर ने कहा, जी जब पाकिस्तान बना था तभी से आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली है। सफ़िया ने कहा कि मैं ये नमक लेके जाना चाहती हूँ उन मोहतरमा के लिए जिन्हें हम सिख बीबी कहते हैं और जो मेरी माँ की तरह नज़र आती हैं और जिन्हें लाहौर से बेइंतहा मोहब्बत है। उस नमक की पुड़िया को बड़े तरीके से लपेट के उन ऑफिसर ने वापस सफ़िया को दिया और कहा, ले जाइए। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुज़र जाती है कि कानून हैरान होकर देखता रह जाता है। और इस तरीके से मोहब्बत की ये पुड़िया, नमक की ये पुड़िया पाकिस्तान के कस्टम से पार हो गई और हिंदुस्तान में आ गई। जाते समय आखिरी बात जो उस अधिकारी ने कही थी, उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, और बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस पूरी कहानी का सारांश ये एक लाइन है कि बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। बच्चों, रफ्ता रफ्ता का मतलब है धीरे धीरे। उनके कहने का ये मतलब था कि ये जो मोहब्बत हमारे दिलों में है, ये जो रंजिशें हैं, वैमनस्य है,
या दोनों दिलों के बीच का जो राजनीतिक मनमुटाव है वो लोगों के बीच की मोहब्बत के कारण धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और अंत में नफ़रत के ऊपर विजय होगी मोहब्बत की। सफ़िया जब चली तब उसकी आँखों में मोहब्बत और हसरत भरी निगाहों से उसे देखते हुए, आँखों में आंसू लिए हुए उसके रिश्तेदार और दोस्त नज़र आ रहे थे। ट्रेन कब एक सरहद को पार करके पाकिस्तान से भारत पहुंच गई पता ही नहीं चला। बस फ़र्क ये हुआ कि पाकिस्तान की पुलिस उतर गई और अब उनकी जगह हिंदुस्तान की पुलिस चढ़ गई। सफ़िया सोचने लगी कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और कहाँ से अमृतसर शुरू हुआ पता ही नहीं चला। आखिर फ़र्क क्या है? एक सी ज़मीन थी, एक सी ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास भी सबका एक सा था, एक सा लबो लहजा और अंदाज़। गालियाँ भी एक सी ही थीं जिनसे लोग बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि दोनों तरफ भरी हुई बंदूक के लिए लोग खड़े हुए थे। बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे उर्दू के शब्द प्रयोग में हुए हैं, जैसे कि लिबास मतलब वस्त्र, लबो लहजा मतलब हमारी बोली भाषा, बोलने का अंदाज़, लहजा मतलब जिस तरीके से हम बात करते हैं, नवाजना मतलब एक दूसरे को सुशोभित करना जिसे हम कहते हैं। क्योंकि उर्दू बड़ी मीठी ज़बान है, प्रेम की बोली है, इसलिए बड़ी नफाजत से गाली देने के लिए भी देखिए कितनी सुंदर तरीके से रज़िया जी ने कहा है कि गालियों से एक दूसरे को नवाज रहे थे, सुशोभित कर रहे थे बड़े प्यार से। तो ये उर्दू शब्द पात्र के अनुसार से उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें से आप शब्दों को पकड़ेंगे तो आपको भाव समझ में आ जाएंगे। इस तरह से सोचते हुए अमृतसर की सरहद को पार करके जब वो भारत पहुंची और वहाँ पर उतरी तो अब उसे भारत के कस्टम से पार होना था। वो अपने नमक की पुड़िया लेकर एक व्यक्ति के पास गई जो नौजवान थे और कस्टम के अफसर जान पड़ते थे और सूरत से बंगाली दिख रहे थे। उसने बताया कि ये नमक की पुड़िया है जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ। उस कस्टम अधिकारी ने उन्हें कहा कि चलिए मेरे साथ, और उन्हें अपने कमरे में ले गया जो संभवतः उनका कार्यालय रहा होगा। वहाँ पर जाकर उसने कहा कि बैठिए। सफ़िया को बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन तभी उन नौजवान ने कहा कि 2 चाय लाना अच्छी वाली। बड़े इत्मीनान से सफ़िया वहाँ बैठ गई। तभी अपने दराज से एक किताब निकलकर उन अफसर ने सफ़िया को पकड़ाई और उसका पहला सफ़ा, पहला पन्ना खोलकर सफ़िया को कहा कि पढ़िए। उसमें लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दत्त गुप्त को सब प्रेम भेंट, ढाका 1946। सफ़िया समझ गई कि ये आज़ादी के समय की बात है और ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ये किताब वहाँ की है। उसने पूछा, तो क्या आप ईस्ट बंगाल से हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मेरा वतन तो ढाका है। ये बात उन्होंने बड़े फ़क्र से कही थी कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ कब आए? जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जब डिवीज़न हुआ था, डिवीज़न मतलब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, और बांग्लादेश जो ईस्ट बंगाल कहा जाता था वो बाद में एक अलग देश बन गया, एक अलग मुल्क बन गया। तो अभी तक इन अफसर को लगता था कि उनका मुल्क ढाका है। वो अपनी यादों की अलमारी खोलकर बताने लगे कि जब मैं 12-13 साल का था तो नज़रुल और टैगोर दोनों को हम पढ़ते थे, बचपन से पढ़ते थे, और ये
किताब जिसमें एक तरफ नजरुल की तस्वीर है और एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर है, ये मेरे सबसे प्यारे, सबसे अच्छे, सबसे अजीज, करीब दोस्त ने मुझे भेंट की थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर मैं कलकत्ते आ गया, यहीं मेरी नौकरी लग गई और यहीं पर मैं रहने लगा। पर मैं अपने मुल्क आता जाता हूँ। अपने मुल्क? अरे मैंने बताया ना, मेरा मुल्क तो ढाका है। सफ़िया समझ गई कि वे यहाँ रहते अवश्य हैं, परंतु उनका दिल, उनकी जान उनके उस वतन में है जहाँ पर उनका बचपन गुजरा। उन अफसर ने सफ़िया से कहा कि कस्टम तो पहले बस इधर ही था और अब उधर भी कुछ गोलमाल सा हो गया है। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस कस्टम की व्यवस्था से खुद वो कस्टम के अफसर भी बड़े खुश न थे, बल्कि उन्हें उनका देश ढाका, उनके बचपन की यादें, उनकी स्मृतियाँ ज़्यादा परेशान करते थे। खैर, उन्होंने चाय का प्याला बढ़ाया और सफ़िया ने और उन अफसर ने चाय पी। चाय पीते पीते ही उन्होंने कहा कि वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की तो बात ही कुछ और है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। और बस यही बात थी जो सफ़िया को समझ में आई कि हर चीज़ जो यहाँ है वो वहाँ भी है, परंतु जो लगाव है वो है ज़मीन का, आबो हवा का और प्यार का। लाहौरी नमक में कुछ नहीं था, लेकिन उस नमक में जुड़ी हुई थी लाहौर की यादें, लाहौर के ज़मीन की खुशबू और लाहौर से जुड़ी हुई सिख बीबी की स्मृतियाँ। उस पुड़िया को खुद लपेटकर इस जवान कस्टमर ऑफिसर ने सफ़िया के बैग में रखा और उन्हें विदा किया। जब सफ़िया पुल पार कर रही थी तो पुल के ऊपर से उसने देखा कि वो कस्टम अफसर नीचे की सबसे पहली सीढ़ी पर खड़े उसे देख रहे हैं। और सफ़िया खड़े होकर पुल के बीचों बीच सोचने लगी कि किसका वतन कहाँ है, पुल के इस पार या पुल के उस पार। और यहीं पर कहानी अंत हो जाती है, इसी संदेश के साथ कि किसका मुल्क कहाँ है। मुल्क वो नहीं है, सरहद वो नहीं है जो हमें मैप में दिखाई पड़ता है, जो राजनीतिक लाइनों से विभाजित किया गया है, बल्कि मुल्क वो है जो बड़ी हिफाजत से हमने अपने अपने दिलों में छुपा रखा है। वो लोग जो बंटवारे के बाद बंटकर इधर उधर हुए, वे कभी भी इस मुल्क या उस मुल्क के नहीं रहे, बल्कि दोनों देश समान रूप से उनके दिलों में अपनी जगह बनाकर रहे। और उनके आने वाली पीढ़ियां भी, जिनके आधे रिश्तेदार इस मुल्क में और आधे उस मुल्क में हैं, वो रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे इस कड़वाहट के ख़त्म होने और मिठास के घुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस कहानी से और इस कथानक से जो बातें हमें समझ में आती हैं, एक तो इसमें पात्र बहुत कम हैं और हर पात्र का चरित्र बखूबी चित्रित किया गया है। संवाद बड़े छोटे छोटे हैं लेकिन प्रभावकारी हैं। संवाद पात्र अनुसार हैं। वो जो ढाका का पात्र है वो बंगाली लहजे में बात कर रहा है, सिख बीवी साडा लाहौर कहकर पंजाबी लहजे में बात कर रही हैं, और ख़ुद सफ़िया उर्दू ज़बान का प्रयोग कर रही है। तो भाषा जो है वो पात्र अनुसार है। उर्दू के सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। संवाद तीखे हैं। हर संवाद इतना अच्छा है कि पात्र के मनोविज्ञान को बताने में सक्षम है। देश काल और वातावरण आज़ादी के कई वर्षों बाद का है, जिसमें आज़ादी को बार बार याद किया जा रहा है और बंटवारे के दर्द को याद किया जा रहा है। और इस पूरी कहानी का उद्देश्य रज़िया सज्जाद ज़हीर जी के द्वारा ये बताना है कि
देश जो हैं वो किसी भी सीमा में बांधे नहीं जा सकते। देश केवल भौतिक या भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि देश एक भावना है। संस्कृत में हम कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक सुखकारी होते हैं। और यही बात रज़िया जी भी कह रही हैं कि देश हमारे भाव से जुड़ा है, प्रेम से जुड़ा है, और इस प्रकार की लकीरें या कड़वाहट या विभाजन कभी भी दोनों देशों की आवामों के बीच में किसी किस्म की रेखा खींचने में सफल नहीं हो पाया है।